फ्रेंड्स, क्या वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था जो नियोलिथिक एज थे। नियोलिथिक एज में हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें देखा था कि नियोलिथिक एज तक आते आते मनुष्य ने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया था। उसने स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था, उसने कृषि स्टार्ट कर दी थी, पशुपालन स्टार्ट हो गया था अच्छे से। पशुपालन तो मेसोलिथिक में स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसने कृषि को एक तरह से वो व्यवसाय बना लिया था, तो कृषि में वो बहुत डेवलप हो गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव ने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया था। नियोलिथिक एज के बाद क्या होता है, मानव ने अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था, तो खाद्यान्नों में उसने कृषि का व्यवसाय बढ़ा लिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में एक ग्रामीण संस्कृतियाँ जन्म लेने लगती हैं। वो थोड़ी ऊपर विकसित होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य ने कृषि में व्यवसाय अपना लिया था, कृषि करना, तो उसने उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया था। इस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में कुछ छोटे छोटे ग्रामीण से सभ्यताएँ विकसित होने लगती हैं। अगर हम बात करें पंजाब में सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ सभ्यताएँ विकसित होती हैं, वो जो कि वो बाद में धीरे धीरे जाकर नगरीकरण की ओर बढ़ने लगती हैं, नगरीकरण में विकसित हो जाती हैं। स्टार्टिंग में वो ग्रामीण से ही होती है, लेकिन बाद में वो नगरीकरण में विकसित हो जाती हैं। अगर हम दूसरे तक बात करें, राजस्थान में देखते हैं, अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, तो वहाँ भी कुछ संस्कृतियाँ, ग्रामीण संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं। वहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 संस्कृतियों को मिलाकर वहाँ पर एक संस्कृति जन्म लेती है, तीनों में अलग अलग। वहाँ पर वो क्या होती है, तीनों संस्कृतियों में कुछ समानताएं होती हैं, उनका खान पान, रहन सहन, उन संस्कृतियों में देखा जाए तो कुछ समानताएं होती है। तो इस प्रकार उन तीनों क्षेत्रों में को मिलाकर वहाँ पर भी एक संस्कृति हमारी जन्म लेती हैं। इस प्रकार से जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों को मिलाकर वहाँ देखें, तो वहाँ पर जो हमारी संस्कृति जन्म लेती है उसको हम नाम देते हैं चैल्कोलिथिक एज का, ताम्रपाषाण काल का। और इधर जो हमारी पंजाब में जो सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो हमारी संस्कृति जन्म लेती है उसको हम नाम देते हैं इंडस सिविलाइजेशन, या हम जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का। अब देखो, अब हम इससे समझते हैं थोड़ा। अब जैसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है हमारी, इसका टाइम पीरियड हम देखते हैं 2350 BC से हमारा होता है 1750 BC। और इधर हमारा होता है ताम्रपाषाण का क्या टाइम पीरियड है, ये एग्जिट नहीं है, ये इतिहासकारों और जो बुक्स में अगर अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन जनरल तौर पर जो यूज होता है उसको हम, ये होता है हमारा 2800 BC से 700 BC। तो हम क्या देखते हैं इसके द्वारा, जो नियोलिथिक एज के बाद हमारे हिंदुस्तान में क्या होते हैं, 2 सिविलाइजेशन स्टार्ट होती हैं, जो 2 संस्कृतियाँ होती हैं। एक देखते हैं ताम्रपाषाण और एक होती है हड़प्पा सभ्यता। अब इन दोनों में देखो क्या वो समानताएं हो जाती हैं। अब हड़प्पा सभ्यता बाद में आती है, लेकिन हालांकि हम पहले ताम्रपाषाण को पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताम्रपाषाण को हम पहले पढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, अब कांसा किससे बनता है? कांसा होता है हमारा तांबा और टिन को मिलाकर हमारा कांसा बनता है। तो इस प्रकार पहले तांबा आता है, तो हम किसको पढ़ते हैं? हम ताम्रपाषाण को पढ़ते हैं। जो ताम्रपाषाण जो चैल्कोलिथिक एज के जो हमें स्थल मिले हैं, वो हमारे हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी बहुत से स्थल मिले हैं। इस प्रकार से इसका टाइम पीरियड देखो 700 BC है लास्ट तक। तो जो इसके स्थल मिले हैं वो हमारे इसके बाद से भी मिले हैं, लेकिन तांबा हमारा पहले आता है और हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन थी। तो इस प्रकार से हम ताम्रपाषाण संस्कृति को हम अपनी पहले पढ़ते हैं। तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि हम चैल्कोलिथिक एज को पहले किस लिए पढ़ते हैं। अब जो हमारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था वो किया गया था 5000 ईसा पूर्व में तांबे का प्रयोग किया गया था। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं मद्रास के अतिरम्पक्कम से, वहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है? तांबे के कुल्हाड़ी। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। देखो ये तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, एग्जाम में यही चीज़ें डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं कि तांबे का प्रयोग कब हुआ था सबसे पहले, तो आप बता सकते हो 5000। अब वो एग्जामिनर के ऊपर कोई कुछ भी पूछ सकता है, उसको मतलब पूछे तो तांबे का प्रयोग पूछ ले, वो पूछ ले कि मतलब किसके द्वारा हमें पता चला था, वहाँ से हमें कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो वो हम बता देंगे तांबे की कुल्हाड़ी। अब वो जगह का नाम पूछ ले तो उसमें आप बता देना मद्रास के अतिरम्पक्कम। अब ये तो देखो आपको याद करने की चीज़ें, ये तो याद करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं ताम्रपाषाण। और हाँ, एक बात और ये याद कर नोटिस के लिए, अब यहाँ पे ये ताम्रपाषाण होती है, ये तो होती है संस्कृति हमारी,
और ये होती है हमारी सभ्यता। इसको हम क्यों बोलते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ होती है इसमें। तो हमारी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में। अब राजस्थान में हमारी आहार संस्कृति होती है, उसको हम आहार संस्कृति के नाम से बोलते हैं। अब जो मध्य प्रदेश में होती है उसको हम मालवा संस्कृति के नाम से बोलते हैं, और जो महाराष्ट्र में होती है उसको हम जोरवे संस्कृति के नाम से, और इसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति। अब सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है, अब सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस के लिए ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कि सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हमें जो पढ़ेंगे ताम्रपाषाण में, वो हम इन संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण। चैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण काल। चैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण काल क्या होता है चैल्कोलिथिक एज, इसमें ये देखो, ये तो साफ सभी को पता ही होगा, नाम से भी पता चल रहा है। ताम्रपाषाण काल मतलब तांबे का प्रयोग हुआ। इस काल में क्या था, सबसे पहले धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इसमें क्या था कि सबसे पहले हम देखते हैं नियोलिथिक एज तक मानव क्या था, पत्थर के और औजारों का ही प्रयोग करता था। अब इसमें क्या होता है, मानव पत्थर के साथ साथ उसने तांबा धातु का प्रयोग करना भी सीख लिया था। इस प्रकार से वो क्या करने लगा था, तांबे और पत्थर दोनों के उपकरण बनाने लगा था। पहले तो क्या होते थे, ओनली पत्थर के बनते थे, इसके बाद क्या होता है, वो तांबे और पत्थर दोनों को मिलाकर अपने हथियार, औजार या उपकरण, आप जो भी बोल सकते हो, वो बनाने लगा था। फिर स्थायी जीवन व्यतीत करते थे इस काल में। वो नियोलिथिक एज तक ही हो गया था, लेकिन ताम्रपाषाण में और भी डेवलप हो गया था अच्छे से स्थायी जीवन। फिर इस काल में क्या होता है, ज़्यादातर काले और लाल रंग के मृद भांड, हमने बता ही चुके हैं, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे चैल्कोलिथिक एज में। इस काल में क्या था, मनुष्य गेहूं, चावल व दाल की कृषि में प्रवीण हो गया था। वो अच्छे से विकसित, उसने अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लिया था कृषि में। फिर हम देखो, भारत में ताम्रपाषाण काल की 3 संस्कृतियाँ पाई जाती है। देखो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ सॉरी। और अब इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं पूरा। फर्स्ट है हमारी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जो संस्कृतियाँ पाई जाती है राजस्थान में, वो कौन सी जगह है, दक्षिण पूर्व राजस्थान है वो। फिर है सेकंड है पश्चिमी मध्य प्रदेश, और फिर थर्ड है हमारा पश्चिमी महाराष्ट्र। अब फर्स्ट है हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसमें क्या है, हमारी बनास वैली संस्कृति या आहार संस्कृति। इसको बनास वैली संस्कृति क्यों बोला जाता है, क्योंकि बनास नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हम इसको बनास संस्कृति या आहार संस्कृति के नाम से बोलते हैं। इसके कौन कौन से स्थल है, 2 इंपॉर्टेंट स्थल हैं, जो कि है आहाड़ और गिलुंज। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड है हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश। इसमें हमारी जो संस्कृति विकसित होती है, वो उसको बोलते हैं मालवा संस्कृति। अब इसमें जो हम स्थल डिस्कस करेंगे, इनके जो नगर डिस्कस करेंगे, वो है कायता, एलन और नवदा टोली। फिर थर्ड है हमारी पश्चिमी महाराष्ट्र। इसमें है हमारी जोरवे संस्कृति के नाम से, जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी उसको हम बोलते हैं जोरवे संस्कृति। इसके जो स्थल है वो है दैमाबाद, इनामगांव, चंदौली। हालांकि बोलने में यह आता है कि जो चैल्कोलिथिक एज था वो ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी, सभ्यता तो नहीं, संस्कृति थी। अब जो देखते हैं बाद में, जो भी संस्कृति है ये धीरे धीरे नगरीकरण की ओर विकसित होने लगी थी। ये ग्रामीण से नगरीकरण की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन क्या होता है, नगरीकरण में प्रवेश करने से पहले ही इसका डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि इसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो एक तरह से देखो तो ग्रामीण से बस नगरीकरण में इसमें जैसे विकसित होना ही स्टार्ट हुआ था, उससे पहले इसका पतन हो जाता है। तो हम इसको ग्रामीण सभ्यता ही बोल देते हैं। लेकिन बोलने में अगर मेन एग्जाम में ये भी आ जाता है, इसके जो नगरीकरण के जो क्षेत्र आते हैं उनको पूछ ले, नगरीकरण के जो क्षेत्र कौन से हैं ताम्रपाषाण काल के, चैल्कोलिथिक एज के, तो वो दैमाबाद और इनाम गांव को ही बोला जाएगा, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी विकसित हो गया था, इसमें नगरीकरण थोड़ा विकसित हो गया था। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आहार संस्कृति। अब यहाँ पर क्या था, देखो आहार संस्कृति हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तांबे गलाने की फैक्ट्री पाई गई है, सर्वाधिक उपकरण पाए गए हैं। आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। अब ये तो देखो आप समझ ही गए होंगे नाम से, आहाड़ का सबसे प्राचीन नाम ताम्बवती के नाम से बोलते थे उसको, या तांबा वाली। अब ये तो समझ ही गई इस लाइन से कि तांबे गलाने की फैक्ट्री पाई गई है यहाँ पर, तो इसलिए इस आहाड़ का दूसरा नाम क्या है, ताम्बवती या तांबा वाली जगह। फिर क्या था, यहाँ के लोग पत्थरों से बने घरों में रहते थे। आहाड़ में जो लोग थे वो पत्थरों से बने घरों में रहते थे।
है हमारा गिलुंद। गिलुंद में हमें क्या प्राप्त होता है, वहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अब अग्निकुंड तो पता ही होगा आपको, जिसमें हम हवन वगैरह करते हैं, उसको हम बोलते हैं अग्निकुंड। तो उसके वैसा कुछ मिला होगा उसके जैसा, तो वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। अब इससे पहले हमने देखा यहीं पर अहाड़ में वहाँ के लोग रहते थे पत्थर के बने घरों में, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। यहाँ के लोग क्या थे, मिट्टी के बने घरों में रहते थे। अब थर्ड है, यहाँ पर पत्थर के उपकरण तांबे की अपेक्षा अधिक पाए गए हैं। यहाँ पर क्या था, तांबे से ज़्यादा किसके उपकरण पाए गए हैं, पत्थर के। कहाँ पर, गिलुंद में। फिर सेकंड है हमारी मालवाया कायथा संस्कृति, जो कि पाई गई है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इस संस्कृति की खोज किसने की थी, वीएस बकणकर ने 1964 में। इस संस्कृति की खोज किसने की थी, वीएस बकणकर ने 1964 में। ये संस्कृति भी अपने आप में बहुत ही एडवांस और डेवलप्ड थी, इसलिए इसको संस्कृति ही बोलते हैं। वैसे तो बहुत सी संस्कृतियाँ हुई होंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सा विकसित कर लिया था, डेवलप कर लिया था, हम उनको ही पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या था, सबसे अच्छी किस्म के तांबे का प्रयोग करते थे। अब तांबे की भी किस्में होती है, पता होगा आप सभी को, तो ये लोग भी सबसे अच्छी किस्म के तांबे का ही प्रयोग करते थे। फिर है मालवा काय संस्कृति में हम पढ़ेंगे एरन और नवदा टोली को। एरन क्या था, ये इनकी जगह ही है। एरन में क्या था, यह भी मालवा संस्कृति के क्षेत्र में ही आती है। ये मालवा संस्कृति के ये दो सब पार्ट्स हैं, इनके क्षेत्र में आती है। यह एक किलेबंद बस्ती थी। हाँ, यह किलेबंद बस्ती थी। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने अपने आप को डेवलप कर लिया था, यहाँ पर इनके पास पूरे संसाधन थे, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे, किलेबंद करते थे। तो इसको एक प्रकार के से ये किलेबंद बस्ती थी। नवदा टोली, यहाँ पर सबसे अधिक खुदाई हुई है। नवदा टोली में अगर पूछा जाए चैरोलिथिक एज की सबसे अधिक खुदाई वाला जगह कौन सी है, तो उसको हम बोलेंगे नवदा टोली। यहाँ पर सबसे अधिक अनाज उगाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य ने कृषि में अपने आप को अधिक डेवलप कर लिया था, तो सबसे अधिक अनाज उगाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो अनाज उगाने के प्रमाण, तो बोलेंगे हम नवदा टोली में। सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती, देखो मैंने अभी पीछे बताया था, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती चैरोलिथिक एज क्या है, वो एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो सबसे बड़ी इसकी ग्रामीण बस्ती कौन सी आएगी, नवदा टोली। और अगर ये पूछा जाए ताम्रपाषाण काल के सबसे बड़ी नगरीय बस्ती के रूप में, सॉरी यहाँ पे नगरीय नहीं लिखा, सबसे बड़ी नगरीय बस्ती पूछ लिया जाए तो दैमाबाद आएगा यहाँ पे। तो उसका हम लिखेंगे दैमाबाद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नगरीकरण स्टार्टिंग हो गया था। दैमाबाद आएगा इसका, तो यहाँ पर इसका नगरीकरण स्टार्ट हो गया था। फिर थर्ड आती है हमारी जोरवे संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं नवीनतम संस्कृति के नाम से इसको हम बोलते हैं। फिर है दैमाबाद, इसमें हम पढ़ेंगे दैमाबाद और इनामगांव, इनमें हम दो संस्कृतियों के इनके क्षेत्र को पढ़ेंगे। दैमाबाद यह परवरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह परवरा नदी के किनारे। यहाँ पर कांस्य का रथ मिला है। कांस्य युगीन हड़प्पा, ये मैं आपको पहले बता चुकी। हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो मतलब इसका मतलब क्या था, ये लोग इनके बारे में कांस्य का भी इन्हें ज्ञान हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कांस्य का रथ, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि थी हड़प्पा। और इससे पहले इसलिए हम इसे तांबे चैरोलिथिक एज को पढ़ते हैं। फिर नगरीकरण बढ़ने से पहले पतन हो गया था, ये मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि नगरीकरण की तरफ ये दो नगर दैमाबाद और इनामगांव बढ़ने, इनमें थोड़ा थोड़ा विकसित हो गया था नगरीकरण, लेकिन इनमें पूरा डेवलप नहीं हो पाया था, उससे पहले ही इनका डिक्लाइन हो जाता है। फिर आता है हमारा इनामगांव। इनामगांव, इसमें क्या है, यहाँ भी किलेबंदी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये लोग इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे, किलेबंदी करते थे, क्योंकि इनके पास संसाधन हो चुके थे, तो इसलिए ये उनको बचाने के लिए अपने आप को किलेबंदी करते थे। फिर क्या था, यहाँ पर वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिलते हैं। वर्ग विभाजन क्या होता है, अमीर गरीब में फर्क, छोटे बड़े में, जैसे बड़ा साहूकार या वर्ग लगा लो, निचली जाति के वर्ग हैं जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर बोलते हैं जिसको, कृषक समुदाय, तो उनमें आपस में रहने सहने में उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक तरह से हमें वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है, वो हमें इनामगांव में देखने को मिलता है।